अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश, जो कि सिंप्लीफाई की है प्रोफेसर मोहम्मद असलम शाह हाशमी ने। इस बुक का हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया और इसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर और सिस्टेमिक ग्रामर को डिस्कस किया। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बुक का थर्ड चैप्टर, जिसका नेम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। और इसमें हम सेंटेंस और उससे रिलेटेड टर्म्स और उसके सेंटेंस के में पाए जाने वाले यूनिट्स और एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की समरी की तरफ। थर्ड चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। और क्योंकि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर को एनालाइज करने के लिए जो हमारे पास एक बड़ा या बेसिक यूनिट होता है वो सेंटेंस होता है, तो इसलिए हम इसमें सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे और उसके बाद बाकी छोटे एलिमेंट्स को हम देखेंगे। तो अगर सेंटेंस को रफली डिफ़ाइन किया जाए तो हम इस तरह कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। और इसमें एग्ज़ाम्पल हम ये ले सकते हैं कि लीटर इफ्रा सेट इन अ कॉर्नर। अब ये सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कंप्लीट सेंस हमें दे रहे हैं, जबकि इसकी बजाय अगर हम देखें कि इन अ कॉर्नर, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन ये एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, तो इस वजह से हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। और अगर हम इंग्लिश सेंटेंसेस को देखें तो उनमें एक सब्जेक्ट और उसके बाद एक फ़ाइनाइट वर्ब का होना ज़रूरी है। और फ़ाइनाइट वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब है जो कि जिसमें टेंस भी पाया जाता हो, जो ये भी शो करे कि जिस काम का ज़िक्र किया जा रहा है वो किस वक्त में हुआ है। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ से वर्ब वाला पार्ट स्टार्ट होता है सेंटेंस का, उसको हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। और प्रेडिकेट को हम सादा अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ड्स आ रहे हैं सेंटेंस में वो सारे प्रेडिकेट कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर हेल्प द स्टूडेंट। इस सेंटेंस में द टीचर सब्जेक्ट है और उसके बाद जो भी कहा जा रहा है वो क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में ही कहा जा रहा है कि टीचर ने क्या किया, हेल्प द स्टूडेंट, तो वो सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में मीनिंग को समझने के लिए वर्ड्स का ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरह से चेंज कर दें कि द टीचर हेल्प द स्टूडेंट के बजाय द स्टूडेंट हेल्प द टीचर, तो इसमें मीनिंग बदल जाएगा। और इंग्लिश सेंटेंसेस में सिर्फ एक एक्सेप्शनल सेंटेंसेस जो हमें नज़र आते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जिनमें सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली स्टेट नहीं किया जाता बल्कि इनडायरेक्टली मौजूद होता है और सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, शट द डोर। सेंटेंस को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है और उनमें सबसे पहले है फ़ाइनाइट वर्ब। फ़ाइनाइट वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब है जिससे पहले कोई सब्जेक्ट मौजूद हो और उस वर्ब में टेंस भी पाया जाता हो कि वो ये भी शो करे, ज़माना शो करे कि ये काम किस वक्त में हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये सेंटेंस है दे अराइव्ड, तो इसमें अराइव हमारे पास वर्ब है और इससे पहले हमारे पास सब्जेक्ट दे की फॉर्म में मौजूद है। और अराइव्ड में जो ईडी है ये हमें टेंस को भी शो कर रहा है, तो इस वजह से अराइव्ड जो है ये एक फ़ाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास फ्रेज़ है और फ्रेज़ से मुराद ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकते हैं और सेंस भी बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देते, इस वजह से इनको फ्रेज़ कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिटिल इफ्रा सैट इन अ कॉर्नर में इन अ कॉर्नर एक फ्रेज़ है। नेक्स्ट टर्म क्लॉज है और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि किसी सेंटेंस का पार्ट होते हैं और ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होते हैं। और एक सेंटेंस जो सिर्फ एक ही क्लॉज पर मुश्तमिल हो तो उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें एक से ज़्यादा क्लॉजेस मौजूद हों तो उसको हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम ये एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, सारा अपोलोजाइज्ड एट वंस। इसमें एक ही क्लॉज है जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल है। और कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास सारा रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड शी अपोलोजाइज्ड एट वंस, तो इसमें हमारे पास दो क्लॉजेस हैं और दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि अगर हम उनको अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं, वो एक सेंटेंस के तौर पर ख़ुद भी मौजूद रह सकती हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास व्हेन सारा रियलाइज्ड हर मिस्टेक शी अपोलोजाइज्ड एट वंस, तो इसमें हमारे पास पहली जो क्लॉज़ है व्हेन सारा रियलाइज्ड हर मिस्टेक, वो दूसरी क्लॉज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अकेली एक सेंटेंस के तौर पर वर्क नहीं कर सकती क्योंकि व्हेन इसमें आ गया, तो इस वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट टर्म्स हैं हमारे पास ऑक्सिलरी और प्रेडिकेशन।
इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उस सब को हम प्रेडिकेट में ले जाते हैं। अब अगर हम गौर से देखें तो हम प्रेडिकेट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट ऑक्सिलरी है और दूसरा प्रेडिकेशन है। और ऑक्सिलरी जैसे कि हम जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी कहते हैं। जो मेन वर्ब्स के स्टार्ट में हेल्पिंग के तौर पर वर्ब्स आ रहे हैं उनको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस ही विल बाय अ न्यू कार में ही सब्जेक्ट है और विल ऑक्सिलरी है और बाय अ न्यू कार प्रेडिकेशन है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो हमारे पास जो ऑक्सिलरी होगा वो ऑपरेटर के तौर पर काम करेगा और सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा विल ही बाय अ न्यू कार। तो विल यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पर काम करेगा। और अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स मौजूद हैं तो हमारे पास जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको वो ऑपरेटर के तौर पर काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही शुड हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। शुड हैव बीन, इसमें तीन ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं तो हमारे पास शुड क्योंकि पहला ऑक्सिलरी वर्ब है तो वो ऑपरेटर के तौर पर काम करेगा जब हम इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और ये इस तरह से होगा, शुड ही हैव बीन पनिश्ड फॉर हिज क्राइम। और अगर किसी सेंटेंस में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब मौजूद ना हो तो हम उसमें डू या डिड यूज़ करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा तो डू यूज़ होगा और अगर वो पास्ट टेंस में है तो डिड यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ही बॉट अ न्यू कार, ये पास्ट टेंस में है तो इसमें डिड ही बाय अ न्यू कार। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस के एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास तरतीब के साथ सब्जेक्ट, वर्ब, कम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल होते हैं। तो इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज़ हो सकता है और ये वर्ब से पहले आएगा। और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्री करना ज़रूरी है कि उससे मुताबिकत रखता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम बिज़ी में आई सब्जेक्ट है और एम बिज़ी वर्ब है। अब ये इस तरह नहीं हो सकता कि आई आर बिज़ी, क्योंकि आर आई के साथ मुताबिकत नहीं रखता, उसके साथ एग्री नहीं करता। और ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट भी आमतौर पर सब्जेक्ट की तरह नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज़ पर मुश्तमिल होता है और ये एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद आता है जबकि पैसिव वॉइस में ये ख़ुद सब्जेक्ट बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द टीचर हेल्प हर, इसमें हर ऑब्जेक्ट है और अगर ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो तो शी वाज हेल्प्ड बाय द टीचर, तो ये इस तरह सब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स पाए जा रहे हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा। और अगरचे इनकी और भी बहुत सी डेफिनेशंस बताई जाती हैं, लेकिन सादा फार्मूला ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एक सेंटेंस में से निकाला जा सकता है और मीनिंग फिर भी बरकरार रहता है सेंटेंस का, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में से हम निकाल दें तो मीनिंग सही बरकरार नहीं रहेगा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल बाय योर फ्रेंड अ गिफ्ट, इसमें अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है और योर फ्रेंड भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम योर फ्रेंड को तो निकाल सकते हैं बाय अ गिफ्ट, सेंटेंस की सेंस फिर भी बरकरार है कि एक गिफ्ट ख़रीदो। लेकिन अगर हम अ गिफ्ट को निकाल दें बाय योर फ्रेंड तो ये सेंटेंस की सेंस बरकरार नहीं रही, तो इसका मतलब योर फ्रेंड जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और कॉम्प्लीमेंट को अगर हम देखें तो ये यूजुअली एडजेक्टिव होता है और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देता है और सेंटेंस की एक सेंस पूरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर में, और डॉक्टर हमें शी के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ये सेंटेंस देखें, वी इलेक्टेड हर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो हर इसमें ऑब्जेक्ट है और द क्लास रिप्रेजेंटेटिव हर के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और अगर हम वर्ब को देखें तो ये एक वर्ड या एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो सकते हैं और ये किसी स्टेट की एग्जिस्टेंस के बारे में या फिर किसी एक्शन के बारे में बताते हैं और ये भी शो करते हैं कि ये एक्शन किस टाइम में हुआ। और वर्ब्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स मौजूद हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जो जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेंटेंस में इट रेन्ड ऑल डे, इसमें हमारे पास ना कोई सब्जेक्ट है ना कॉम्प्लीमेंट है, तो रेन्ड जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
और ट्रांजिटिव वो वर्ब्स हैं जिनके बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेट सीमा, तो इसमें मेट के बाद सीमा ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस वजह से मेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा वर्ब्स को मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स में भी डिवाइड किया जा सकता है कि मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो हैं जिनके बाद सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द क्लास टुक अ टेस्ट, इसमें टुक वर्ब है और अ टेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से टुक मोनो ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर एक वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हों तो हम उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शी गेव मी अ गिफ्ट, इसमें गेव वर्ब है और मी भी ऑब्जेक्ट है, अ गिफ्ट भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम गेव को डाई ट्रांजिटिव कहेंगे। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो है जिसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट हो और उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी मौजूद हो, तो उस वर्ब को हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल दे मेक हिम द चीफ एवरी ईयर, इसमें मेक वर्ब है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट है हिम और उसका कॉम्प्लीमेंट है द चीफ एवरी ईयर, तो इस वजह से इस सेंटेंस में मेक जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। और वर्ब्स को हम स्टेटिव और डायनामिक में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो वर्ब्स जो डिफरेंट स्टेट्स या कंडीशंस को रिफ़र करते हैं और कोई एक्शन उनमें नहीं पाया जाता तो उनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। और इसमें एग्ज़ाम्पल ये कि आई नो द आंसर और शी लव्स हर बेबी, इन दोनों सेंटेंसेस में नो और लव जो हैं ये हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स हैं और इनमें कोई एक्शन नहीं पाया जा रहा बल्कि एक कंडीशन या स्टेट को बयान किया जा रहा है। और डायनामिक वर्ब्स वो जो एक्शंस, एक्टिविटीज़ या चेंजिंग सिचुएशंस को रिफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज़ ग्रोइंग ओल्ड, आई एम लुकिंग एट यू। इन सेंटेंसेस में राइटिंग, ग्रोइंग, लुकिंग ये डायनामिक वर्ब्स हैं। और अगर हम एडवर्बियल्स को देखें तो ये सिंगल वर्ड्स या फ्रेजेस पर मुश्तमिल हो सकते हैं और ये क्लास में मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और ये टाइम, लोकेशन या स्पीकर के एटीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन पर मुश्तमिल हो सकते हैं। और एडवर्बियल्स बहुत सी क्लॉजेज़ में ऑप्शनल होते हैं कि अगर हम इनको कट कर दें तो भी सेंटेंस का मीनिंग बरकरार रहता है। और इसके अलावा सेंटेंस के जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इनको मूव किया जा सकता है कि बाकी सब पार्ट्स की जो प्लेसेस हैं वो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन एडवर्बियल को हम सेंटेंस में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस सेंटेंस को देखें, एक्चुअली ही वर्क्स एट होम वेरी रेयरली दीज डेज़, तो इसमें हमारे पास काफ़ी सारे एडवर्बियल्स हैं, एक्चुअली, फिर एट होम, वेरी रेयरली, दीज डेज़। तो हम इनकी एक तो तरतीब को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा ये कि हम इनको कट भी कर सकते हैं तो भी हमारे पास मीनिंग बरकरार रहता है कि अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस कर दें ही वर्क्स या फिर ही वर्क्स एट होम और बाकी सारे एडवर्बियल्स को काट दें तो भी हमारे पास सेंटेंस का मीनिंग बरकरार है। और अगर हम एडवर्बियल्स की तरतीब को चेंज करें तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ही वेरी रेयरली वर्क्स एट होम दीज डेज़ एक्चुअली। ट्रेडिशनल ग्रामर में वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है और उनमें हमारे पास सबसे पहले नाउन है जो कि किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नेम को ज़ाहिर करता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मुल्तान, रोज़, ब्यूटी वगैरह इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। और प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की का ज़िक्र हो रहा है तो उसके लिए शी यूज़ हो जाएगा और अगर किसी चीज़ का ज़िक्र हो रहा है तो उसके लिए इट यूज़ हो जाएगा प्रोनाउन। और एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा इज़ हैप्पी, तो इसमें सारा नाउन है और हैप्पी क्योंकि सारा के मीनिंग में इजाफा कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। और वर्ब वो वर्ड्स हैं जो किसी स्टेट, फीलिंग या एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द गर्ल रोट अ स्टोरी, तो रोट इसमें एक्शन को ज़ाहिर कर रहा है इसलिए वर्ब है। और एडवर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही फिनिश्ड द वर्क क्विकली, इसमें क्विकली क्योंकि फिनिश्ड के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि उसने कितनी जल्दी अपना काम ख़त्म किया, तो इसलिए क्विकली एडवर्ब है। और इसी तरह दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें ब्यूटीफुल क्योंकि फ्लावर का एडजेक्टिव है और वेरी ब्यूटीफुल के मीनिंग में इजाफा कर रहा है तो इसलिए ये एडवर्ब है। और प्रेपोजिशन से मुराद वो वर्ड्स हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का
किसी दूसरी चीज़ के साथ रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक इज़ अंडर द टेबल, इसमें अंडर क्योंकि ये शो कर रहा है कि बुक कहाँ पर है, अंडर द टेबल है, उसके साथ उसका रिलेशन ज़ाहिर कर रहा है, तो अंडर इसमें प्रेपोजिशन है। और कंजंक्शन से मुराद ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंसेस या वर्ड्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें एंड, दैट, व्हेन, बट जैसे अल्फाज यूज़ होते हैं। और इंटरजेक्शन से मुराद ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी सर्टेन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आह, ओह, अलास वगैरह। तो ट्रेडिशनल ग्रामर में इस तरह से वर्ड्स को डिवाइड किया गया है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर्स में वर्ड्स को ओपन वर्ड क्लासेस और क्लोज्ड वर्ड क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और ओपन वर्ड क्लासेस से मुराद ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो कि एक्सटेंडेबल हैं, यानी किसी लैंग्वेज की वोकेबलरी में जो न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं वो इन्हीं कैटेगरीज़ में ऐड होते हैं और इनमें नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और वर्ब्स की कैटेगरीज़ मौजूद हैं। और क्लोज्ड वर्ड क्लासेस से मुराद ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिनमें वर्ड्स जो एक्सटेंडेबल नहीं हैं, इनमें न्यू वर्ड्स नहीं ऐड किए जा सकते, बल्कि जो लैंग्वेज में पहले से वर्ड्स मौजूद होते हैं वही इसमें रहते हैं। और इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रोनाउंस, डिटर्मिनर्स, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस और इंटरजेक्शंस की कैटेगरीज़ मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।